चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके एक कमेंट के बारे में, जो कि आया था। किसी ने पूछा था कि मैडम 125 पर क्लियर वीडियो बताइए, और 125 के मामले को कहां पर दाखिल किया जाएगा, इससे संबंधित भी क्वेरी थी आपकी। तो इससे संबंधित आज के वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, जिससे कि आपको अगर 125 सीआरपीसी में जो कि अब 144 हो चुका है बीएनएसएस में, तो इसमें अगर आपको कोई केस करना है तो आप किस तरीके से कर सकती हैं, क्या आपको इसके लिए थाने पर जाना पड़ेगा या क्या इसका तरीका है, ये पूरी डिटेल आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएगी। अगर इसके बाद भी आपकी कोई भी क्वेरी बची हो या किसी का कोई भी क्वेश्चन इससे संबंधित हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, उस पर भी आपको क्लियर वीडियो बना करके दिया जाएगा, या कमेंट के माध्यम से अगर बताया जाना उस पर संभव होगा तो आपको कमेंट के माध्यम से ही आपकी क्वेश्चन का उस पर आंसर दे दिया जाएगा। तो देखिए, अगर हम 125 की बात करते हैं, जो कि अब हमारा बीएनएसएस का 144 हो गया है, तो हमें अपडेट भी रहना है साथ साथ। अगर हम मेंटेनेंस का केस करने जा रहे हैं, मेंटेनेंस के लिए हम एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि जो मेंटेनेंस है उसके लिए आपको दावा दाखिल करना पड़ता है, एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, जो कि कोर्ट के माध्यम से लगती है, आपके जो वकील होते हैं उनके माध्यम से लगती है। एक दावा तैयार होता है 125 का। 125 का पूरा एक दावा तैयार होता है, जिसमें सारी बातों का जिक्र होता है, आपकी जो आपके मैरिज से रिलेटेड जितनी भी चीजें रहती हैं, या आप जो डिस्प्यूट वगैरह उन सब का जिक्र करते हुए, और एक अमाउंट का क्लेम किया जाता है कि इतना आपको या आपके बच्चे भी हैं तो उनके लिए क्या क्या कितनी कितनी उनकी जरूरत है, क्या जरूरत है, किस चीज के लिए कितना कितना अमाउंट दिया जाना है, सारी चीजों का क्लेम करते हुए एक अमाउंट की मांग की जाती है कि इतना दिलाया जाना जरूरी है। कि आपकी जो जरूरत होती है जितनी, उसके हिसाब से ही उस दावे में लिखा जाता है कि हाँ इतना अमाउंट हम अपना क्लेम कर रहे हैं। अब वहां पर क्या चीजें देखनी सबसे ज्यादा जरूरी है? पहला, आपके पति की इनकम। दूसरी चीज है कि उस इनकम का आप प्रूफ आपके पास है या नहीं है। आप अगर मान लीजिए कि आपने अपने हस्बैंड की कोई ऐसी जॉब बताई है, अगर गवर्नमेंट जॉब है तब तो ठीक है, वहां से तो फिक्स है कि कितना होगा, इस अगर गवर्नमेंट सेक्टर में है तो कितना अमाउंट होगा, वो सारी चीजें क्लियर है। लेकिन अगर आपके हस्बैंड कोई प्राइवेट जॉब करते हैं, किस तरह की जॉब कर रहे हैं, ये सारी चीजें वहां पर मेन हो जाती है। दूसरी चीज, अगर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि मजदूरी वगैरह करते हैं, तो उनका भी एक क्राइटेरिया फिक्स किया गया है न्यायालय के द्वारा कि ये इंसान इतना कमा लेता होगा, तो उसके हिसाब से फिर कोर्ट अपने अकॉर्डिंग वहां पर, जरूरी नहीं कि आप जितना मांग रही हैं, जैसे कि आपने दावे मांगा है 50,000 रुपए पर मंथ दिलाए जाना, लेकिन ये ऐसा कभी नहीं होगा कि कोर्ट आपको 50,000 रुपए पर मंथ दिलाएगी। कोर्ट अपने अकॉर्डिंग फिर काम करती है, या आप अगर अपने पति की इनकम से संबंधित प्रूफ वहां दे देती हैं तो उसके अकॉर्डिंग कोर्ट आपका जो अमाउंट है वो फिक्स करती है कि इतना दिया जाना चाहिए। अब दूसरी चीज, आपका ये क्लियर हुआ पहले कि आपको कहाँ और किस तरीके से केस फाइल करना है, तो आपको अदालत में ही, कोर्ट में ही, और वो भी किस कोर्ट में जाता है ये केस, ये जो मेंटेनेंस के मामले वो आपके फैमिली कोर्ट में जाते हैं। फैमिली कोर्ट में आपका दावा तैयार होता है, दावे के साथ साथ नेहा रजनीश का एफिडेविट भी लगता है, जिसमें जब हम मेंटेनेंस के लिए मांग करते हैं तो इसमें नेहा रजनीश का एफिडेविट भी लगता है, जिसमें आपको अपनी पूरी प्रॉपर्टी का जिक्र करना होता है कि आपकी इनकम कहाँ कहाँ से है, कैसे कैसे है, या फिर अगर आपने कोई और केस पहले से आपका चल रहा है उसमें अगर आपको कोई पेमेंट मिल रही है, मतलब कोई भरण पोषण आपने मांगा हुआ और वो आपको मिल रही है, अंतरिम मिल रही है, इस तरह की सारी चीजें उस फॉर्मेट में लिखी हुई हैं, और उनको आपको पूरा फिल करना पड़ता है, जो कि आपके वकील साहब ही करते हैं, आपको नहीं करना होता, आपसे डिटेल लेकर के वो पूरा फिल उसमें कर देते हैं। अब इसके साथ आपका एप्लीकेशन लग गया, ये लग गया, दावा लग गया, और दावे के साथ साथ एफिडेविट लगता है। एफिडेविट भी आपका लगेगा, अगर बच्चे भी हैं आपके और बच्चे नाबालिग हैं तो उसमें भी मदर का ही एफिडेविट लगता है, अलग से बच्चों का एफिडेविट नहीं लगता है। तो ये इस तरीके से आपका दावा दाखिल हो जाता है फैमिली कोर्ट में। अब जब आपका दावा दाखिल होता है, दावा दाखिल होने के बाद क्या होता है कि वहां पर आपको कोर्ट के सामने प्रेजेंट होना पड़ता है। कोर्ट से जो जज साहब है वो आपसे एक दो क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं, और इसके बाद फिर पहले दिन आपका दाखिला हो जाता है। मतलब कि आपका जो 100 जो आपका मेंटेनेंस का जो एप्लीकेशन है वो वहां पर सबमिट हो जाता है, उसे प्रेजेंट वहां पर जब किया जाएगा आपकी पेशी हो जाएगी, मतलब आप वहां पे प्रेजेंट हो गई हैं। इसके बाद फिर आपका वहां से केस फाइल हो जाता है। फिर आपको एक डेट मिलती है, जिस डेट पर उसके पहले ही नोटिस चली गई होती है पार्टी के पास। अगर पार्टी हाजिर हो जाती है तो फिर वहां पर WS वगैरह मांगा जाता है, आप पार्टी को कॉपी कराएंगे, रिसीव कराएंगे एक कॉपी दावे की, और इसके बाद फिर अगले डेट पे वो पार्टी अपना WS फाइल करेगी, क्योंकि आपने कुछ कहा है दावे में, अब उनकी भी सुना जाना जरूरी है। कोर्ट दोनों पक्ष को बिना सुने कभी भी कोई भी निर्णय नहीं लेती है।
तो WS वगैरह फाइल करना है, इसके बाद फिर आपका प्रोसीजर आगे चलता है। अब मान लेते हैं कि इसमें क्या है कि पार्टी हाजिर नहीं हुई, जिस डेट पर पार्टी को बुलाया गया है पार्टी हाजिर नहीं हुई, इसके बाद फिर से आप समन वगैरह भेजते हैं, लेकिन इसके बाद भी पार्टी हाजिर नहीं हो रही, नोटिस जारी, पार्टी नहीं आ रही है। तो आपको क्या करना है, अब कैसे मामला चलेगा, कैसे आपके केस में ऑर्डर होगा, ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे में क्या होता है कि जब न्यायालय ये देख रही है कि दूसरी पार्टी हाजिर नहीं हो रही है, तो न्यायालय इसमें एक्स पार्टी भी ऑर्डर कर सकती है। मेंटेनेंस का मामला है तो न्यायालय एक्स पार्टी भी ऑर्डर कर सकती है। इसके लिए आपको जो आपने समन वगैरह भेजा है, जो आपने नोटिस वगैरह भेजी है, इसकी आपको एक ट्रैक रिपोर्ट निकलवानी पड़ती है। ये ट्रैक रिपोर्ट क्या होती है, तो जो आपने पैरवी की है, पैरवी इन द सेंस कि पैरवी का मतलब होता है कि जो नोटिस भेजी जा रही है वो आप बाय पोस्ट आपने भेजी है, तो बाय पोस्ट आपने भेजी है, आपके पास एक उसकी रिसिप्ट होगी, रिसिप्ट आपके पास है, आप उस रिसिप्ट को लेते हैं और इसमें आप जा करके किसी भी कैफे से इसकी एक ट्रैक रिपोर्ट आप निकलवा लेते हैं। ट्रैक रिपोर्ट का मतलब उसमें पूरी डिटेल होगी, कब गया, कब कहाँ पहुंचा, कहाँ कहाँ मतलब कहाँ कहाँ से कहाँ तक पहुंचा है, रिसीव हुआ या नहीं हुआ, तो वो सारी डिटेल उसमें रहती है। अब वो पार्टी आए या ना आए, आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट डेट पर, इसके बाद की आपको डेट पर वो ट्रैक रिपोर्ट लगा देनी है कि हमने पैरवी की थी, हमने नोटिस भेजी है, हमने समन भेजा, लेकिन इसके बाद भी, और वो रिसीव भी हो गई है, लेकिन इसके बाद भी पार्टी हाजिर नहीं हुई है। तो इसके बाद हम एक्स पार्टी प्रोसीड के लिए हम उनसे निवेदन करते हैं कि एक्स पार्टी इसमें कार्यवाही की जाए। जब एक्स पार्टी कार्यवाही के लिए हम करते हैं और न्यायालय इस बात से सेटिस्फाई हो जाती है कि हाँ पार्टी को नोटिस मिल चुकी है लेकिन उसके बाद भी वो नहीं आ रही है, तो न्यायालय भी एक्स पार्टी में फाइल को लगा देती है। अब एक्स पार्टी के बाद से आपका प्रोसीजर क्या होगा कि आपको यहाँ पर पहली बात तो ये होता है कि जैसे ही एक्स पार्टी होता है, अधिकतर करके जो पार्टी है वो उसके नेक्स्ट डेट पर वो आ जाती है और कॉपी के लिए वो मांग करती है कि हमें कॉपी रिसीव कराई जाए, अभी तक हमें कॉपी नहीं रिसीव हुई, किसी वजह से हम नहीं आ पा रहे थे, रिकॉल करा लेती है उसे, रिकॉल करा लेती है। एक्स पार्टी का जो ऑर्डर हुआ था वो वहां से जो कोर्ट है वो उसे खत्म करके एक्स पार्टी का फिर वो अपनी कार्यवाही को आगे से शुरू करती है, और कॉपी वगैरह रिसीव कराने के बाद फिर पार्टी WS अपना फाइल करती है, फिर आपका प्रोसीजर चलता है, उसमें गवाही वगैरह होती है, बयान होता है, क्रॉस होता है, सारी चीजें होती हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं कि एक्स पार्टी होने के बाद भी पार्टी नहीं आ रही है, तो नेक्स्ट डेट पर क्या होगा, बयान होगा, जो आप वादिनी है, आपने जो केस किया है तो आपका बयान होगा, उसमें एक्स पार्टी बयान होता है। एक्स पार्टी बयान होने के बाद फिर आपकी जो फाइल है वो चली जाती है साक्ष्य में, एविडेंस में जाती है। तो एविडेंस या तो आप चाहें तो आप टाइप करा के भी दे सकती हैं, पूरा टाइप हो जाएगा एविडेंस की क्या क्या चीजें हैं, कैसे हैं, अगर आपके पास उससे संबंध कोई प्रूफ है तो उसके कागज वगैरह को आप वहां पर लगा सकती हैं। अगर आप टाइप करा के नहीं दे रही हैं और वहां पर आपका बयान होना है तो आपको सारी चीजें वहां पर बतानी पड़ती है। एक्स पार्टी बयान का मतलब है कि जो भी आपके साथ घटित हुआ और आपके पति आपके साथ नहीं रह रहे या मारपीट करके भगा दिए, या फिर आप किस वजह से आप बाहर है, सारी चीजें अपने पति के साथ किस वजह से नहीं रह रही हैं, तो सारी चीजें आप वहां पर नोट कराती हैं, जो कि पेशकार जो होते हैं कोर्ट में वो आपके बयान को लिखते हैं। और बयान को लिखने के बाद आपका एक्स पार्टी बयान उस दिन का हो जाता है। जब आपका एक्स पार्टी बयान हो गया, एक्स पार्टी बयान के बाद फिर आपकी फाइल जाती है साक्ष्य में, या फिर हम इसे भी बयान ही कह सकते हैं, जो कि दूसरे किसी भी का आप करा सकते हैं, अपने घर के, अपने भाई का, अपनी बहन का, अपने माता पिता, किसी का भी आप ऐसे किसी भी इंसान का करा सकते हैं जो मामले से भली भांति परिचित हैं, और आप उनका भी जब एक बार बयान करा देते हैं, इसके बाद फिर आपकी जो फाइल है वो ऑर्डर में आपकी चली जाती है। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि अब आपका क्रॉस वगैरह कुछ भी नहीं होना है, अगर अदर पार्टी रहती तो वो आपका क्रॉस करते, लेकिन यहाँ पर आपका क्रॉस नहीं होना, कुछ नहीं होना, कोई गवाही कुछ भी अब बाकी नहीं रह जाती है। तो इसके बाद फिर ऑर्डर में आपकी फाइल चली जाएगी और जो कोर्ट है वो एक अमाउंट का ऑर्डर कर देती कि इतना आपको भरण पोषण के रूप में मिलना दिया जाना चाहिए। अब इसे आप किस तरीके से, अब आपका ऑर्डर तो हो गया लेकिन चूंकि पार्टी आई नहीं है तो यहाँ पे भी आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ती है क्योंकि पार्टी ही नहीं हाजिर है। तो इसके बाद फिर आपको इन्फोर्समेंट के लिए, ऑर्डर के इन्फोर्समेंट के लिए भी आपको लगाना पड़ता है, एक एप्लीकेशन आपको लगानी पड़ती है, जिसके बाद भी अगर नहीं होता तो कुर्की वगैरह के लिए आप इसमें निवेदन करते हैं कोर्ट से। तो इसका प्रोसेस बहुत लेंदी भी कभी कभी हो जाता है, लेकिन अगर उसे टाइम टू टाइम, अगर हर डेट पर अगर आपकी कोर्ट बैठती है और हर डेट पर अगर आपके फाइल में काम हो रहा है तो ये बहुत जल्द भी हो जाएगा। तो बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि इसमें कितना समय लग सकता है। तो समय समय हम किसी भी कोर्ट केसेस में, हम किसी भी मामले में आपको समय नहीं बता सकते, हम आपको प्रोसीजर बता सकते हैं कि प्रोसीजर इसका क्या होगा, इस कार्यवाही के बाद क्या होना है और कैसे होना है, किस तरीके से होना है,
ये हम आपको बता सकते हैं, लेकिन हम समय आपको इसलिए भी नहीं बता सकते कि कई बार ऐसा होता है कि आपकी डेट है, आप डेट पर जाती हैं, उस दिन कोर्ट में स्ट्राइक हो गई, कंडोलेंस हो गया, या कोर्ट में जज साहब जो हैं वो छुट्टी पर हैं, तो वहां पर आपका कोई भी काम नहीं हो सकता। आपके वकील साहब चाहे कितना भी चाह लेंगे, लेकिन वो काम नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से भी कई बार मामले जो होते हैं वो बहुत ज्यादा पेंडिंग हो जाते हैं, लेंदी हो जाते हैं, फिर उसमें लंबी डेट मिल जाती है। तो बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि कितना समय लगेगा, समय पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। लेकिन अगर आपके जो वकील है वो टाइम टू टाइम, कि जब भी कोर्ट है, काम हो रहा है, उस डेट पर अगर काम हो जाए तो फिर बहुत कम समय लग सकता है। लेकिन अगर डेट है आपकी, कोर्ट भी है, कंडोलेंस भी नहीं, स्ट्राइक भी नहीं, और उस डेट पर भी आपका कोई काम नहीं होता, केवल डेट लग रही है, तो ऐसे में मामला बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको डिटेल में बता दिया है कि कैसे आपका क्या होना है 125 में या 144 बीएनएसएस में। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, या अगर आप अपने मुकदमे से संबंधित किसी भी अपने मामले से संबंधित कानूनी सलाह हमसे चाहते हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, वहां से आपको पूरी डिटेल मिलेगी कैसे आप अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसकी एक फीस रखी गई, जिस फीस को जब आप पेड करते हैं तो आपको एक टाइम मिलता है, उस टाइम पर हम आपको खुद कॉल करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा, शेयर करें और लोगों के साथ, जिससे लोग अगर परेशान रहते हैं, या बहुत बार ऐसा होता है कि उन्हें सही सलाह नहीं मिल पाती, तो उन तक सही जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।